बेसिक मकसद ये है हमारे यहाँ बैठने का कि आवाम को बाखबर रहना चाहिए। इमीडिएटली कोई इस किस्म की बात नहीं की जा रही जिसको ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जो मलाकन डिवीजन और स्वात इसका जो खसूसी हैसियत थी वो ख़त्म हो गई है। कुछ नुक्ते उन्होंने उठाए नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से, अफगानियों के हवाले से। मालाकान के आवाम को जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंशाल्लाह ऑन बोर्ड लेके अफगान कमिश्नरेट कार्ड या वीज़ा है वो है, यहाँ पर उनको कोई इशू नहीं है। अगर आवाम को कुछ देने की बात की जाए, मतलब इनको कुछ रियायत मिल जाए, तो फाइलिंग की जाएगी कि कितनी गाड़ियां मौजूद हैं। अभी तक हमारे पास कोई कंफर्म डेटा इसका नहीं है कि पहले मरहले में रजिस्ट्रेशन हो। इसकी पहले जो है डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी और वो भी थ्रू कस्टम की नहीं। IMF का भी डिमांड है कि कोई भी एरिया ऐसा ना हो कि वो नॉन कस्टम या जो है टैक्स फ्री जोन हो। तसादम होगा, एक दफ़ा फिर यहाँ कशीदगी जो है न शुरू हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और स्वात की ताज़ा तरीन सूरत हाल ख़ासकर मलाकन डिवीज़न और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से एक दफ़ा फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सलीम अतर, स्वात यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी है। तो यहाँ पर चूँकि आज अभी हमारी मुलाकात हुई कमिश्नर मलाकन डिवीज़न साकिब रज़ा साहब से, तो वो कुछ नुक्ते उन्होंने उठाए नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से, अफगानियों के हवाले से, अमन अमान के हवाले से। तो ये बातें मैंने आपके साथ शेयर करने हैं सलीम अतर साहब, चूँकि हमने अभी मुलाकात की, आपने क्या नतीजा अखीज़ किया कमिश्नर मलाकन डिवीज़न के बातों से? असल में जैसे कि आपको इल्म है कि हमारा जो एरिया है ये टैक्स फ्री जोन था। अभी जो कमिश्नर साहब से हमारी बातचीत हुई या इससे पहले जो हमारे इल्म में बात आई कि जो मलाकन डिवीज़न और स्वात इसका जो खसूसी हैसियत थी वो ख़त्म हो गई है। और इसके बाद अभी जो सूबाई हुकूमत निगरान सूबाई हुकूमत है, जो फेडरल गवर्नमेंट है निगरान, वो चाह रही है कि जितनी भी एरियाज़ है जहाँ पर टैक्स लागू नहीं है, ये IMF का भी जो है एक तरह का जो है उनकी डिमांड है कि ये जो है एरियाज़ ख़त्म की जाए और यहाँ पर जो है टैक्स लागू की जाए। तो एक तो मेरे ख्याल में उनकी मजबूरी है सूबाई हुकूमत की। FBR ने ऑलरेडी ऐलान किया हुआ है, सूबाई हुकूमत ने भी जो ऐलान किया हुआ है कि इसको हम जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ है उसको टैक्स के ज़िम्मे में ला के यहाँ पर कस्टम एक्ट नापिस करके वो जो है खसूसी जो हैसियत यहाँ इस इलाके की वो ख़त्म की जाए। दूसरी आपने जो बात की अफगानियों के हवाले से, तो उनका जिस तरह नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से पूरे मुल्क का एक जो है उन्होंने तरीक़ाकार इशू किया है कि इस तरह होगा। अभी उन्होंने अफगानियों के हवाले से भी एक पॉलिसी बनाई है। तो उस पॉलिसी के तहत मलाकन डिवीजन में जितनी भी यहाँ पर जो लीगल है, जो रह रहे हैं लीगल तरीके से, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, रिफ्यूजीज या जो है अफगान कमिश्नरेट कार्ड या वीज़ा है, वो है यहाँ पर उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन जो इलीगल है, जिनके 2 नंबर शनाख्ती कार्ड जो नादरा से बनाए गए हैं या उनके पास किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो लोग यहाँ से जो है वो कह रहे हैं कि किसी सूरत पूरे पाकिस्तान और यहाँ पर जो है उनको रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनको एक जो उनका अपना सर्कल है जो कानूनी, उनके दायरे में लाकर उसको जो है कानूनी शक्ल दी जाएगी। जी बिल्कुल, उन्होंने मतलब साफ कहा कि पहले मरहले में जो 2 नंबर शनाख्ती कार्ड उन्होंने बनाए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वीज़ा नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बाद जो नादरा के जरिए जो मतलब रजिस्टर्ड है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसको भी देखेंगे कि क्या पॉलिसी बनती है इसके लिए भी। अच्छा सलीम अतर साहब, ये बताइए कि कमिश्नर मलाकन डिवीज़न ने ये बात भी वाज़ेह कर दी, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले इनकी जो हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है वो आपको सुनाते हैं, इसके बाद हम आपके साथ फिर आएंगे। तो पहले आप ये इंटरव्यू देख लीजिएगा। इस तरह है जी कि ये जो आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो 10 इयर्स की एग्जामिशन दी गई थी वो 2023 को ख़त्म हो गई है, जो फाटा एक्स फाटा को दी गई थी। ये खाली मलाकन डिवीजन का इशू नहीं है, ये इशू फाटा का भी है, मलाकन डिवीजन का भी है और गिलगित बल्तिस्तान का भी इशू है। इमीडिएटली कोई इस किस्म की बात नहीं की जा रही जिसको ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जो भी पॉलिसी बनेगी डेफिनेटली उस पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मलाकन के अवाम स्टेक होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखा जाएगा और वो पॉलिसी शेयर करके बनाई जाएगी।
इस चीज़ को रेगुलराइजेशन करने की ज़रूरत है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन उस रेगुलराइजेशन को जिस वक्त तक मालाकान के अवाम को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इंशाल्लाह ऑन बोर्ड लेके इस तरह का एक ऐसा प्लान बनाया जाएगा कि जिसमें तमाम लोगों का ब्रॉडर किसी बड़ी हद तक कंसेंसस हो जाए और उसके बाद कोई फाइनल पॉलिसी इशू होगी। इस तरह है कि ये तो कानूनी हैसियत आपको पता है कि ये पहले एक दफ़ा प्रोफाइलिंग हुई थी 2016-17 में। उस वक्त तो गाड़ियों की तादाद जो पुलिस स्टेशन वाइज रजिस्टर की गई थी मलाकान में कोई 1,25,000 के लगभग थी। तो ये तो उस वक्त पता चलेगा जी कि टोटल पहले प्रोफाइलिंग की जाएगी कि कितनी गाड़ियां मौजूद हैं। अभी तक हमारे पास कोई कंफर्म डेटा इसका नहीं है। कानूनी हैसियत आपको पता है कि मलाकंड की हद तक तो ये गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन मलाकंड के डिवीजन से बाहर तो ये नहीं जा सकती क्योंकि ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां और ये रेगुलराइज गाड़ियां नहीं हैं। जो पहले की पॉलिसी थी, कानूनी हैसियत जो पहले थी, आज भी वही कानूनी हैसियत इनकी एग्जिस्ट करती है। अब इस पे फ्यूचर पे देखेंगे कि इनको लीगलाइज करने का या इनको किस तरह की एमनेस्टी देने का या इनकी रेगुलराइजेशन का प्रॉपरली क्या मोडस ऑपरेंडी, क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। जी नाज़रीन, ऐसा है कि आपने इंटरव्यू देखा भी है, लेकिन इसमें जो मैंने एक नुक्ता नोट किया है वो ये है कि वो चाहते हैं कि इन गाड़ियों के पहले मरहले में रजिस्ट्रेशन हो। ऐसे नहीं है कि कस्टम वाले, BR वाले आके यहाँ पर गाड़ियों पर चापे मारेंगे। उनका यही कहना था कि हम बाकायदा तौर पर यहाँ के स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करेंगे, मशावरत करेंगे, इसके बाद ही कोई आइंदा के लिए लाया अमल तय होगा। इन्हें मलाकंड डिवीजन के और स्वात के अवाम को इतिमाद में लेकर सलीम अतर साहब क्या कहेंगे? ऐसा आपको लग रहा है कि मतलब जो निगरान हुकूमत है या दोनों जो निगरान हुकूमतें हैं वो ऐसा मतलब कर सकते हैं, चूंकि जून 2023 को मलाकंड डिवीजन की जो खुसूसी हैसियत है वो ख़त्म हो गई है? बिल्कुल, उसके लिए वो उन्होंने, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि BR ने एक बाज़ाबिता ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम इन गाड़ियों को जो है ज़ब्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मलाकंड डिवीज़न की जो मारूज़ी हालात है, यहाँ पर जो कमिश्नर साहब से हमारी बातचीत हुई या हमें भी, हम यहाँ के रिहायशी है, तो यहाँ पर जो मारूज़ी हालात है उसको मद्देनज़र रखते हुए इसकी पहले जो है डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी और वो भी थ्रू कस्टम की नहीं, वो इससे पहले जो है वो जो यहाँ पर एक्साइज है, जो सूबाई हुकूमत के ज़ेर एहतमाम एक इदारा है, वो उसको यहाँ पर रजिस्टर करेगी। उनको जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट्स दी जाएगी कि ये यहाँ पर जो है मलाकंड डिवीज़न के अंदर ये घूम फिर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर ये करेंगे इस तरह के दूसरी मरहले में उसकी अगर ये रजिस्ट्रेशन करना चाहती है कस्टम के थ्रू, तो वो दूसरा मरहला होगा। पहले मरहले में ये एक्साइज मतलब की पहले रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो अब हमारी अभी भी बात हुई, जो हमारे भी इल्म में है कि तकरीबन 4.5 से 5 लाख के दरमियान यहाँ पर गाड़ियाँ है मलाकंड डिवीजन में। सिर्फ 1,24,000 या 1,27,000 ये सिर्फ रजिस्टर हुए हैं। जो रजिस्ट्रेशन से रह गई है वो तकरीबन 3-3.5 लाख गाड़ियां हैं। तो उनकी पहले रजिस्ट्रेशन होगी लोकल सतह पे, एक्साइज डिपार्टमेंट उसकी जो सूबाई की हुकूमत के अंडर है वो करेगी। फिर उसके बाद अगर कस्टम उस पे लगते उसको एमनेस्टी दे देती है, नहीं देती है, कितना देती है, वो बात की बात है। पहले इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। वो इस बात पे मेरे ख्याल में जोर दे रहे हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, ये एक कानूनी दायराकार के अंदर लाए जाए, फिर इसके बाद जो है कस्टम एक्ट की तरफ जाए कि वो लागू होगा, इस पे कितना जो है कस्टम लगेगा, कितनी सीसी गाड़ी पे कितना जो है कस्टम होगा। बिल्कुल, लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है सलीम अतर साहब कि अगर आवाम को कुछ देने की बात की जाए, मतलब इनको कुछ रियायत मिल जाए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री स्कीम के तहत जिस तरह पहले भी ये हुआ है 25% या 20% उन्होंने कस्टम पे किया मुख्तलिफ गाड़ियों की मुख्तलिफ कैटेगरियों में। मतलब जो छोटे लेवल की गाड़ियां है, सुजुकी है, अल्टो है, 1300, 1500, 1800 तक का जो है ना वो मुख्तलिफ रेट उन्होंने रखे, उस पर ज़्यादा रियायत दी जा सकती है। और इसी तरह अगर बड़ी गाड़ी है तो वो उस पर मतलब वो ऐसे अंदाजे है मेरे कि मतलब ज़्यादा कस्टम जो है ना वो वसूल किया जा सकता है। तो बेसिक मकसद ये है हमारे यहाँ बैठने का कि आवाम को बाखबर रहना चाहिए। इस वक्त जो अफरा तफरी है, लोग परेशान है कि
बिहार वाले आएंगे और कस्टम वाले आएंगे और गाड़ियों को पकड़ दकड़ होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इलाका है, सेंसिटिव मसला है। और शुरू से पाकिस्तान बनने से अब तक यहाँ पर कस्टम एक्ट लागू नहीं है। तो अब इन लोगों को कस्टम के दायरे में या मतलब ये एक्साइज के दायरे में लाने के लिए मेरा ख्याल है हिकमत से काम लेना चाहिए। सलीम साहब, आखिरी बात, मतलब क्या आप समझते हैं कि आईनी तौर पर क्या होगा, किस तरह आप ये तवक्को करते हैं आप? जैसे हमारी अभी बातचीत हुई तो गवर्नमेंट का तो मेरे ख्याल में सीधा साधा स्टांस है कि पाकिस्तान में कोई भी एरिया, ये मेरे ख्याल में IMF का भी डिमांड है कि कोई भी एरिया ऐसा ना हो कि वो नॉन कस्टम या जो है टैक्स फ्री जोन हो। तो मेरे ख्याल में आईनी तौर पर अगर हम अपनी हैसियत को देखें तो जो 2018 में जो फाटा और उसके लिए जो लेजिस्लेशन हो रही थी, तो हमारे जो पाटा के एरिया मलाकन डिवीज़न उसको भी उसमें डाल दिया गया था। हमारी बदकिस्मती है कि उस वक्त के हमारे जो हुक्मरान थे वो नहीं समझ सके कि ये हमारे साथ एक बड़ा जो है हाथ हो रहा है। अगर वो फाटा में कर सकते थे तो ठीक है, लेकिन पाटा तो ऑलरेडी यहाँ पर ऐसी पहले से था और ये कोई बंदोबस्ती एरिया नहीं है। यहाँ पर पुलिस भी बाकायदा है, यहाँ पर जो है FCR का निज़ाम नहीं है। हमारा पूरा जो है यहाँ पर, आपको मैं ये बताऊँ कि यहाँ पर हमसे टैक्स भी लिया जाता है। सिर्फ हमें जो बैंकिंग सेक्टर है उस सेक्टर्स में हमसे जो है टैक्स नहीं लिया जा रहा, बाकी जितनी भी टैक्सेस है हम वो पे कर रहे हैं। तो ये एक रिलीफ हमें दिया जाता था बैंकिंग सेक्टर में और गाड़ियों के मद में, तो वो अभी हमसे लिया जा रहा है। और मेरे ख्याल में अभी ये एक आईनी और कानूनी जो है वो तरीके से वो कर रहे हैं और हम इसको बाउंड है कि हम भी पाकिस्तान की जितनी भी आईन और कानून है उसको मान रहे हैं, उस इनकारी नहीं है। लेकिन चूंकि इस एरिया में अगर ये जो फाटा का उन्होंने पहले भी हमने इस आपके इस प्रोग्राम में और उसमें हमने बात की थी कि फाटा को अगर उन्होंने जो टैक्स फ्री जोन खत्म किया तो उन्होंने 10,000 अरब रुपए उन्होंने उसके लिए मंजूर की थी। हमारा जो एरिया है पाटा, जो कि मलाकन डिवीजन है, इसके लिए उन्होंने किसी किस्म की जो है रियायत नहीं दी थी, कोई फंड नहीं दिया था। तो हमारा अभी मुतालबा है कि हम पाकिस्तान के किसी भी कानून से मावरा नहीं है, हम जो है उससे ये नहीं कह रहे कि हमें जो है रिलीफ दी जाए, लेकिन ये जरूर हम और हमारे जो आवाम है ये मान रहे हैं और मांगते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, सूबाई गवर्नमेंट से, जितनी भी स्टेक होल्डर्स है कि यहाँ पर जो है कारोबारी सरगर्मियां उनको वसअत दी जाए, यहाँ पर कारखाने लगाए जाए, यहाँ पर जो है दीगर जो जराए है लोगों की आमदन की वो बढ़ाई जाए, ताकि लोग जो है आसानी और खुशदिली से उस तरफ जाए, न कि एक हम तसादुम की तरफ जाए, लोग जो है हुकूमत और लोग आमने सामने आ जाए। बिल्कुल ठीक। मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि यहाँ मलाकन डिवीजन की जो ट्रेड फेडरेशन के सदर है अब्दुर्रहीम खान, इसी तरह मुख्तलिफ पार्टियों के जो कायदीन है उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो बिल्कुल तसादुम की तरफ है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमत को जो भी इकदाम उठाना है उससे पहले इन स्टेक होल्डर के साथ, आवाम के साथ राबिते में हो, इनके साथ मशावरत किया जाए। पहले मरहले में अगर रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही मतलब बात को जबरदस्ती यहाँ पर लागू करने से तसादुम होगा, एक दफ़ा फिर यहाँ कशीदगी जो है न शुरू हो सकती है। पहले भी हम जलजलों की वजह से, सैलाब की वजह से, कुदरती आफात की वजह से और कशीदगी की वजह से मुताज़िर है मलाकन डिवीजन की आवाम। अगर आप सयाहती मकामात का आलाम का सड़क देखें तो अभी तक 2022 में सैलाब आया था, हाल वो नहीं बन सका, हालांकि 6 किलोमीटर है। तो आप अंदाजा लगा ले कि यहाँ पर तरक्याती कामों का स्पीड है वो किस तरह है। 2010 में सैलाब आया, ताहाल मतलब वो रोड अभी तक नहीं बन सका। इसी तरह माहौडन झील के लिए मैं कह सकता हूं कि उस पे काम का आगाज हुआ है। PTI की गवर्नमेंट ने उस रोड को मंजूर किया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए ताउन से वो बन रहा है। लेकिन बाकी स्वात में जितने भी सैलाब से मुतासिरा इलाके हैं वहां के सड़कें ताहाल उसी तरह है। 2010, 2022 और 2015 के सैलाब के निशानात अब भी हम देख सकते हैं। तो यही सूरत हाल है। जो भी फैसला करना है मशावरत से करे और लोगों को इत्मीनान में लेकर करे, स्टेक होल्डर को इत्मीनान में लेकर करे, तो वो देर पा साबित होगा और यहाँ के आवाम भी खुश होंगे और हुकूमत भी खुश होगी। मुझे दे इजाजत, अगली दफा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।